वजीर आजम कल महाराष्ट्र और गोवा का करेंगे दौरा। वजीर आजम महाराष्ट्र में 75,000 करोड़ रुपए के मंसूबों का रखेंगे संग बुनियाद और करेंगे इफ्तिताह। वजीर आजम तकरीबन 2,870 करोड़ रुपए की लागत से तैयार करता गोवा में मोपा बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे का भी करेंगे इफ्तिताह। वजीर आजम आयुष के 3 कौमी इदारों का भी इफ्तिताह करेंगे। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के नामुंतखब कानून साजों ने भूपेंद्र पटेल को मुंतखब किया कानून साज पार्टी का लीडर। भूपेंद्र पटेल को पार्टी के मुबस्सिरीन राजनाथ सिंह, येदियुरप्पा और अर्जुन मुंडा की मौजूदगी में मुंतखब किया गया लीडर। भूपेंद्र पटेल 12 दिसंबर को उठाएंगे वजीर आला के ओहदे का हलफ। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में नामुंतखब कांग्रेस MLAs की मीटिंग का दूसरा दौर जारी। नए वजीर आला के नाम का किया जाएगा ऐलान। वजीर आला की दौड़ में कांग्रेस लीडर सुखविंदर सिंह सुक्खू भी सबसे आगे। इंसानी हकूक के आलमी दिन के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा, मुल्क में इम्तियाजी सलूक को दूर करने के लिए हमने की हैं बहुत सी इस्लाहात। सदर जमहूरिया ने कौमी इंसानी हकूक कमीशन के प्रोग्राम में की शिरकत। इस साल का थीम है वक़ार, आज़ादी और इंसाफ सबके लिए। खेलों में बांग्लादेश के साथ तीसरे वनडे में टीम इंडिया की तारीखी कारकर्दगी। ईशान किशन ने वनडे में तेज तरीन डबल सेंचुरी बनाने का बनाया रिकॉर्ड। कोहली ने भी बनाई सेंचुरी। भारत ने दिया 410 रन का चैलेंज। और 5 मरतबे के आलमी चैंपियन ब्राजील को क्वार्टर फाइनल में क्रोएशिया ने पेनल्टी शूटआउट में दी शिकस्त। ब्राजील टूर्नामेंट से बाहर। दूसरी तरफ 2 बार के आलमी चैंपियन अर्जेंटीना ने नेदरलैंड को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में बनाई जगह। क्रोएशिया और अर्जेंटीना की टीमें क्वार्टर फाइनल में होंगी आमने सामने। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इतवार को महाराष्ट्र और गोवा का दौरा करेंगे। वजीर आजम मोदी महाराष्ट्र में 75,000 करोड़ रुपए की तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रखेंगे और कौम को वक्फ करेंगे। वजीर आजम नागपुर और शिरडी को जोड़ने वाले समृद्धि शाहराह के पहले मरहले का भी इफ्तिताह करेंगे। समृद्धि शाहराह नागपुर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेस वे पूरे मुल्क में बेहतर राब्ते और बुनियादी ढांचे के वजीर आजम के विजन को पूरा करने की तरफ एक बड़ा कदम है। वजीर आजम नागपुर में शहरी नकलो हमल में इनकलाब लाएंगे। वजीर आजम नागपुर मेट्रो के पहले मरहले को कौम के नाम वक्फ करेंगे और नागपुर मेट्रो के फेज 2 का संग बुनियाद रखेंगे। वजीर आजम एम्स नागपुर को कौम के नाम वक्फ करेंगे। काबिल जिक्र है कि इसका संग बुनियाद वजीर आजम ने जुलाई 2017 में रखा था। वजीर आजम नागपुर और बिलासपुर को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। वजीर आजम नागपुर रेलवे स्टेशन और अजनी रेलवे स्टेशन की तामीर नौ का संग बुनियाद भी रखेंगे। वजीर आजम गोवा में मोपा बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे का इफ्तिताह करेंगे। यह हवाई अड्डा सियाहती शोबे को फरोग देगा और खित्ते की समाजी इक़्तिसादी तरक्की को तेज करेगा। वजीर आजम नवे आलमी आयुर्वेद कांग्रेस की इख्तितामी तकरीब से भी खिताब करेंगे और आयुष के 3 कौमी इदारों का भी इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 11 दिसंबर को आयुष के 3 कौमी इदारों का इफ्तिताह करेंगे। हमारे नामानिगार नितेंद्र सिंह ने इस पर आयुष के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल से खास बातचीत की। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। सर, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कॉन्फ्रेंस हो रहा है, तो जो हर घर आयुर्वेद का आपका जो एक लक्ष्य है उस तक पहुंचने में कितना मददगार साबित होगा? अब आपने देखा है कि गोवा में वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस 9 एडिशन की जो यहाँ सभा आयोजन किया गया है, तो इसमें मैं कल रात को हमारे कई गण्यमान्य हमारे विदेश से आए हुए प्रसिद्ध आयुष सेक्टर की डॉक्टर्स, एक्सपर्ट, डोमेन एक्सपर्ट्स उनसे मिले। तो उनके साथ बात करके मुझे ऐसा लगा कि हकीकत में परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब आयुष ने दुनिया को जीत लिया है। और आज WHO ने उनके एक्सटेंशन कार्यालय हिंदुस्तान की गुजरात के जामनगर में स्थापना की है। इससे साफ जाहिर है कि आज हिंदुस्तान को ही दुनिया में इस सेक्टर में नेतृत्व देना होगा। दुनिया को आयुष सेक्टर से उत्पादित
औसत से फूड सप्लीमेंट से काफ़ी उनको मदद मिली है, राहत मिली है। अलग अलग रोगों से उनको राहत मिला है। हील इन इंडिया, हील बाय इंडिया, इनके लिए जो मानव संसाधन अति आवश्यक है वो अभी पूरी हिंदुस्तान में बन रहा है। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से मैं फिर से दोहराऊंगा कि 21 शादी आयुष का ही होगा। नवे आलमी आयुर्वेद कांग्रेस भी 8 दिसंबर से गोवा में जारी है। हमारे नामनिगार नितेंद्र सिंह ने इस बारे में आयुष की वजारत के सेक्रेटरी वैद्य राजेश कटेचा से खास बातचीत की। गोवा के पणजी में आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन किया गया है। हमारे साथ आयुष सेक्रेटरी वैद्य राजेश कोटेचा जी हैं। गोवा में ही क्यों किया जा रहा है इस आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन? एक्चुअली ये जो विश्व आयुर्वेद परिषद है, वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस, ये विज्ञान भारती का एक संस्था है, वर्ल्ड आयुर्वेद फाउंडेशन। उसका ये नौवां आयोजन, 9th एडिशन है। 2000 से शुरू हुआ और भारत सरकार का आयुष मंत्रालय इनके साथ लगातार जुड़ा हुआ है। तो ये कार्यक्रम जो है ये बहुत बड़े स्तर पर यहाँ आप देख रहे हैं एनर्जी, लगभग 4000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और उसमें से 250 से ज़्यादा विदेश के लगभग 50 से ज़्यादा देशों से आए हुए लोग हैं। 130 से ज़्यादा छात्र हैं जो भारत सरकार के स्कॉलरशिप से आयुर्वेद और बाकी आयुष साइंसेस का अध्ययन कर रहे हैं अलग अलग संस्थाओं में, वो भी यहाँ उपस्थित है। और 250 से ज़्यादा स्टॉल्स एक्सपो में हैं, वर्ल्ड क्लास एक्सपो यहाँ लगा है। इस बार इनके आयोजकों ने गोवा इसलिए सिलेक्ट किया कि बाकी सभी स्टेट में इनका हुआ अलग अलग क्षेत्रों में, ये क्षेत्र भी बाकी था, तो उन्होंने गोवा को चूज़ किया और मुझे लग रहा है कि दिस वाज द बेस्ट सिलेक्शन यहाँ पर। इसका एक कारण ये भी है कि हमारे भारत सरकार के 3 संस्थान, हमारे सैटेलाइट इंस्टीट्यूट्स ऑफ आवर एग्जिस्टिंग नेशनल इंस्टीट्यूट्स, उसका लोकार्पण भी प्रस्तावित था। तो माननीय प्रधानमंत्री जी 11 तारीख को इसके वैलिडेटरी फंक्शन में आ रहे हैं इसी कार्यक्रम के। उसमें 3 भारत सरकार के संस्थानों का वर्चुअल लोकार्पण होगा। एक तो गोवा में ही है, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद। आयुष में इकोसिस्टम बन रहा है स्टार्टअप को लेकर के, तो बहुत सारे नए नए स्टार्टअप भी आ रहे हैं, रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं और साथ ही साथ दुनिया भर में प्रचार प्रसार भी हो रहा है। तो किस तरह से आप फ्यूचर देखते हैं? वास्तव में ये अभी जो हमारे पास बेंचमार्क है कि 2014 में जब भारत सरकार में आयुष मंत्रालय बना, इट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग कि आयुष मंत्रालय बना उसके पीछे भी वर्ल्ड हेल्थ कॉन्फ्रेंस की 6th एडिशन जो 6th वर्ल्ड वेक दिल्ली में था, उसके समारोह कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी पधारे थे और उसी दिन उन्होंने आयुष मंत्रालय की घोषणा करी। तो आयुष मंत्रालय के बनने के बाद इन वर्षों में बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ हुई है इस क्षेत्र की। प्रधानमंत्री जी के स्तर पर इस लेवल का अटेंशन मिलना ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है एंड वी ऑल आर वेरी हैप्पी। तो ये जो एक्सपो है निश्चित तौर पे जो हर दिन हर घर आयुर्वेद का जो कैंपेन है आयुष मंत्रालय का, उसको घर घर तक पहुंचाने में काफ़ी मदद करेगा। कैमरामैन जयशंकर के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, पणजी, गोवा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 2 रोज़ा हेल्थ कॉन्क्लेव का इनेकाद किया जा रहा है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मरकज़ी वज़ीर मनसुख मांडविया ने शमع रोशन करके कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने वर्चुअल तरीके से इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। अपने खिताब में वज़ीर सेहत मनसुख मांडविया ने कहा कि सिर्फ सेहतमंद शहरी ही एक खुशहाल मुल्क बना सकते हैं। कहा है कि हमें देश को समृद्ध राष्ट्र बनाना है। जब हम आजादी के अमृत काल से पास हो रहे हैं और आज से 25 साल के बाद हम देश का शताब्दी वर्ष मनाएं, तब तक हमें देश को समृद्ध करना है और देश को समृद्ध करने के लिए देश के नागरिक स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। स्वस्थ नागरिक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं, स्वस्थ समाज समृद्ध राष्ट्र बना सकते हैं और इसलिए समृद्ध राष्ट्र बनाने का जो नींव है वो हमारे देश के स्वस्थ नागरिक स्वस्थ होने में है। गुजरात बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर मुंतखब होने के बाद भूपेंद्र पटेल ने प्रेस से खिताब किया। दरिस्ना इस सवाल पर कि क्या नई हुकूमत की पहली काबीना की मीटिंग में यूसीसी पर कोई फैसला लिया जाएगा, बीजेपी के मेंबर असेंबली भूपेंद्र पटेल ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उनकी हुकूमत ने इंतखाबात से पहले एक कमेटी तश्कील दी थी। भूपेंद्र पटेल ने कहा कि कमेटी की सिफारिश का बुनियाद पर काम किया जाएगा।
आपके घोषणा पत्र में और आपके नेताओं ने बोला था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। अब आपकी सरकार बनी, विधायक दल का नेता चुना गया। शपथ ग्रहण के बाद क्या पहली कैबिनेट की बैठक में यूसीसी को लेकर आया जाएगा? नहीं, वो तो बना दिया गया ही, हमने कमेटी की रचना कर दी गई है और जो भी उसकी भलामण आएगी उसके द्वारा ऊपर काम करेंगे हम। इससे कबल गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के नौमुंतखब कानून साजों ने भूपेंद्र पटेल को कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब किया। राजनाथ सिंह, बीएस येदियुरप्पा और अर्जुन मुंडा समेत पार्टी के कई सीनियर लीडरान ने राजधानी गांधीनगर में पार्टी के रियासती हेडक्वार्टर कमलम में मुनक्कदा मीटिंग में शिरकत की। भूपेंद्र पटेल आज गवर्नर से मुलाकात करेंगे और हुकूमत बनाने का दावा पेश करेंगे। 12 दिसंबर को वजीर आला और उनके वज़रा हल्फा लेंगे। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में नौमुंतखब कांग्रेस एमएलएस की मीटिंग का दूसरा दौर इस वक्त जारी है। नए वजीर आला के नाम का ऐलान किया जा सकता है। वैसे अब तक वजीर आला की दौड़ में कांग्रेस लीडर सुखविंदर सिंह सुक्खू सबसे आगे चल रहे हैं। इससे कबल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के 40 नौमुंतखब एमएलए ने एक करारदाद मंजूर की और कांग्रेस हाईकमान को रियासत के अगले वजीर आला का इंतखाब करने का इख्तियार दिया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के रियासती इंचार्ज राजीव शुक्ला ने कांग्रेस के तमाम मेंबरान असेंबली ने मुत्तफ़क़ा तौर पर एक करारदाद मंजूर की कि वजीर आला के इंतखाब का फैसला आला कमान पर छोड़ दिया जाए। इस मीटिंग में कांग्रेस के तमाम मेंबरान असेंबली ने शिरकत की। रियासती कांग्रेस हेडक्वार्टर राजीव भवन में मुनक्कदा मीटिंग में छत्तीसगढ़ के वजीर आला और कांग्रेस की रियासती इंतखाबी मुबस्सिर भूपेश बघेल, हरियाणा के साबिक़ वजीर आला भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पार्टी के रियासती सदर और रुकन पार्लिमान प्रतिभा सिंह ने शिरकत की। सबसे खुशी की बात थी कि 40 के 40 विधायक यहाँ पे पहुंचे, जो आज की मीटिंग हुई, और 40 विधायकों ने एक साथ हाथ उठाकर जो प्रस्ताव पेश किया गया कि हम पार्टी हाईकमान को अधिकृत करते हैं कि वो किसको अपना नेता चुने, और उन्होंने यूनानिमसली सर्वसम्मत से प्रस्ताव पारित करके पार्टी हाईकमान को जो है अधिकृत किया है कि वो जिसको भी चाहे उसको नेता जो है यहाँ पे विधायक दल का चुन सकते हैं। सदर द्रौपदी मुर्मू ने आज आलमी यौम इंसानी हुकूक के मौके पर दारुल हुकूमत दिल्ली के विज्ञान भवन में मुनक़्क़दा प्रोग्राम में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि क़ौमी इंसानी हुकूक कमीशन ने हमेशा इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेहतरीन काम किया है। The fact remains that human rights are a work in progress around the world. At home, however, we can take solace in the fact that the National Human Rights Commission has been making the best possible efforts to spread awareness about them. Now, in its 30th year, the NHRC has done a commendable job of protecting as well as promoting human rights. इसके अलावा उन्होंने माहौलियात पर भी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हमें खुद को जिंदा रखने के लिए फितरत की हिफाजत करना होगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इंसानी हुकूक के दिन पर कौमी इंसानी हुकूक कमीशन के साथ एक पैगाम शेयर किया। अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने इस साल के इंसानी हुकूक के दिन के मौजू को इंतहाई बामानी और मुनासिब करार दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि वह हमेशा भारतीय फ़लसफ़े और ज़िंदगी की तमाम शक्लों का एहतराम करने के कल्चर के मजबूत हामी रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत एक शमूलियत पर मबनी और इंसाफ पसंद माशरे की तामीर के लिए मुसलसल काम कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि हुकूमत ख़वातीन, दिव्यांग जनों, ट्रांसजेंडर अफराद, समाज के पसमानदा तबकात या दीगर कमज़ोर ग्रोहों के लिए गैर जानिबदारी, इंसाफ और तफ़वीफ़ इख्तियारात के लिए फ़ाल और हसास रही है। पीएम ने G20 को भारत के हुकूक और सबके एहतराम के इक़दार को ज़ाहिर करने का एक मौका करार दिया। ख़वातीन और बच्चों की तरक्की की मरकज़ी वज़ीर स्मृति ईरानी ने पॉक्सो एक्ट 2012 पर कौमी मशावरात की इफ्तिताही इजलास से खिताब किया। मरकज़ी वज़ीर स्मृति ईरानी ने अपने खिताब में कहा कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर और निर्भया फंड के साथ हुकूमत ने 1000 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स कायम किए हैं, जिनमें से 300 से ज़्यादा अदालतें पॉक्सो के लिए वक्फ हैं। Under the directions of the Honorable Prime Minister of India, with the support of the Nirbhaya Fund, the Government of India has actualized over 1,000 fast-track courts in the country, of which over 300 courts are particularly dedicated to the cause of children and the POCSO Act. We can ensure we partner with the justice system in our country to expedite solutions for our children.
इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में आज पासिंग आउट परेड का एहतमाम किया गया। 30 गैर मुल्की कैडेट समेत कुल 344 कैडेट्स को आर्मी में बतौर ऑफिसर कमीशन दिया गया है। 1932 में इसके क़याम से अब तक 35 दोस्त ममालिक के 84,145 भारतीय कैडेट्स और 2,813 गैर मुल्की कैडेट्स को ट्रेनिंग देकर इंडियन मिलिट्री एकेडमी में बतौर ऑफिसर शामिल किया गया है। और बिहार के गया में वाक़ई ऑफिसर की तरबियती एकेडमी में आज 22वें पासिंग आउट परेड का इनेकाद किया गया। आज मुल्क को गया OTA से 69 नए फौजी ऑफिसर मिलेंगे। इसके साथ ही टेक्निकल एंट्री स्कीम कोर्स के 61 जेंटलमैन कैडेट आज ऑफिसर बनेंगे। मजीद ये कि 49वें स्पेशल कमीशन ऑफिसर कोर्स के 8 जेंटलमैन कैडेट्स को भी ऑफिसर का ओहदा मिलेगा। अंकित खत्री From now, the reviewing officer will present the chief of Academy under officer. अगली खबर पंजाब से एक बड़ा वाक़या सामने आया है। पंजाब में एक बार फिर पुलिस स्टेशन पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया है। यह हमला ज़िला तरन तारण के थाना सरहाली पर किया गया है। जुमे की रात देर गए होने वाले इस हमले में इमारत के शीशे टूट गए। इस वाक़े में अभी तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। पुलिस की फॉरेंसिक टीम जाए वक़ूफ़ पर तैनात है जो धमाके की तहक़ीक़ात कर रही है। इस हमले के बाद पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। वाज़ेह है कि ये वही जगह है जहां बदनाम ज़माना गैंगस्टर हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा का आबाई घर है। ये बिल्कुल उसी किस्म का हमला है जो मोहाली में पंजाब इंटेलिजेंस के दफ्तर पर हुआ था। पंजाब के DGP गौरव यादव ने कहा है कि इस साल तकरीबन 200 ड्रोन क्रॉसिंग हुई है। गुज़िश्ता एक माह में मुतअद्दिद ड्रोन्स को रोका गया, हेरोइन और असलाह भी पकड़ा गया। उन्होंने कहा कि दुश्मन मोड़ खौफज़दा है और तवज्जो हटाने के लिए रात को बुज़दिलाना हमला कर रहा है। तक जी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन तो सामने आया है कि कल रात तो तकरीबन 11:22-23 ते जड़ा हाईवे तो एक ग्रेनेड फायर किया गया यूजिंग RPG ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਰਹਾਲੀ ਦੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਤੇ तो ਇਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ FIR UAPA ਦੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਮੀ ਦੀ ਵੀ ਸਕੁਆਡ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰੋਨ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਰੋਨ ਫੜੇ ਹੈ, ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ ਹੈ, ਅਸਲਾ ਤੇ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵਸ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਰੈਟਲਡ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ एक बुजदली का अटैक किया गया है। जितों तक SFJ के क्लेम का सवाल है असी इसनों इन्वेस्टिगेट करांगे। सो असी सारे एंगल्स सारी थ्योरीज जिथे जिथे पाकिस्तान के जिहड़े ऑपरेटर्स है हैंडलर्स है वो जिहड़े एलिमेंट्स नाल इन टच है भावें यूरोप बैठे हैं भावें नॉर्थ अमेरिका बैठे हैं असी उन्हां दे लिंक्स नूं उन्हां दे इंडिया लिंक्स नूं इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं सो दैट इस दे जिहड़े असल परपेट्रेटर्स है उन्हां नूं छेती तो छेती असी अरेस्ट करांगे। कई वजारतें और इदारे काशी तमिल संगमम में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से भी यही कोशिश की जा रही है। एक तरफ एम्फी थिएटर में किताबों का स्टॉल लगाया गया है तो दूसरी तरफ पूरे BHU कैंपस में लाइब्रेरी बस चल रही है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मैं हूँ और ये नेशनल बुक ट्रस्ट की तरफ से एक लाइब्रेरी बस खड़ी है काशी विश्वनाथ मंदिर के पास। कुछ स्टूडेंट्स इसके अंदर किताबें ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं। काशी तमिल संगमम का एक बड़ा पार्ट है नेशनल बुक ट्रस्ट, उसने यहाँ पे ये लाइब्रेरी बस लगा रखी है। एक छात्रा हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय की, ये लाइब्रेरी बस से आप लोगों को क्या फ़ायदा लग रहा है? हम यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे अनेक प्रकार की किताबें रखी हुई हैं और यहाँ पे हर प्रकार की रखी हुई हैं। कुछ मोटिवेशंस हमें दे रही हैं, कुछ हमें देश के बारे में समझा रही हैं। तो यहाँ पे छात्राओं को बहुत तरीके के लाभ हैं। यहाँ पे हम अपनी किताबें पढ़ सकते हैं, अपने करियर के बारे में जान सकते हैं। प्रोफेसर साहब, ये जो काशी तमिल संगमम के तहत ये लाइब्रेरी बस लगाई गई है, इससे आप शिक्षकों। मरकजी वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णव ने बनारस लोकोमोटिव वर्क्स के ऑडिटोरियम में काशी तमिल संगमम के तहत तमिलनाडु के शुरा के साथ बातचीत करते हुए अपना तजर्बा शेयर किया। उन्होंने काशी तमिल एक्सप्रेस चलाने की भी बात कही। एक्सपीरियंस यहाँ से लेके जा रहे हैं, उससे राष्ट्रीय एकता में एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस कल्पना में निश्चित भाव से एक बहुत बड़ी अभिवृद्धि होगी। काशी तमिल संगमम के नाम से एक एक्सप्रेस चलेगी
जो कि इस बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम को सदैव याद रखने के लिए एक बहुत ही बड़ी कड़ी होगी। और बैनुल-अक़वामी खबरों में अमेरिका ने यूक्रेन के लिए नई फौजी इमदाद का ऐलान किया है। अमेरिकी महकमा दिफा ने जुमे को यूक्रेन के लिए $400 मिलियन के फौजी इमदादी पैकेज का ऐलान किया। इसके अलावा अमेरिका जर्मनी में एक सिक्योरिटी असिस्टेंस हेडक्वार्टर पर कायम करने जा रहा है, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन को असलाह की तमाम मुंतकली और फौजी तरबियत की निगरानी के लिए किया जाएगा। अमेरिका की तरफ से सिक्योरिटी इमदादी पैकेज यूक्रेन को रूसी हमलों के खिलाफ अपने दिफा में मदद देगा। इसके अलावा यूक्रेन को अपनी फ़िज़ाई सलामती को मजबूत करने की नई सलाहियत भी मिलेगी। जुमे को यूक्रेन के डोनेट्स्क इलाके में शदीद गोलाबारी की गई। इस दौरान गोलाबारी के सदमे आने से एक शख्स की मौत और एक मकान तबाह हो गया। इसके अलावा हमले में यूनिवर्सिटी की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। काबिल ज़िक्र है कि डोनेट्स्क का इलाका 2014 से रूसी हिमायत याफ्ता अलैदगी पसंदों के कब्जे में रहा है, जिन पर यूक्रेन के शहरियों के बुनियादी ढांचे पर गोलाबारी करने का इल्ज़ाम है। सितंबर 2022 में रूस ने डोनेट्स्क समेत तमाम 3 दीगर खित्तों में रेफरेंडम के इनेकाद के बाद इसे रूस का एक हिस्सा करार दिया, जिसे कीव और मगरबी हुकूमतों ने गैर कानूनी करार देते हुए इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत की थी। उधर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जुमे को कहा कि डॉनबास के बाखमौत, सोलेदार, मार्निका और क्रिमिया के इलाकों में फ्रंट लाइन पर सूरत हाल बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा कि गोलीबारी की वजह से इन इलाकों को भारी नुकसान पहुंचा है। रूसी हमलों की वजह से यहाँ रहने की कोई जगह बाकी नहीं रही है, लेकिन यूक्रेन की फौज रूस का सख्ती से मुकाबला कर रही है और रूसी हमलों का सामना कर रही है। और अब रुख करेंगे खेल के मैदान का। भारत और बांग्लादेश के दरमियान 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच इस वक्त चट्टागोंग में खेला जा रहा है। भारतीय टीम ने मुकर्ररा 50 ओवर में 8 विकेटों के नुकसान पर बांग्लादेश के सामने जीत के लिए 410 रन का हदफ रखा है। जवाब में बांग्लादेश ने अब तक 5 विकेट पर 134 रन बनाए हैं। टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करने वाली भारतीय टीम का आगाज अच्छा नहीं रहा और टीम ने पहले विकेट शिखर धवन की सूरत में गंवा दी, जो 3 के स्कोर पर मेहदी हसन मिराज का शिकार बने। लेकिन उसके बाद ईशान किशन और विराट कोहली संभल गए और दोनों ने शानदार इनिंग खेली। ईशान किशन ने 131 गेंदों में अपनी डबल सेंचुरी मुकम्मल की, वहीं विराट कोहली ने 3 साल बाद वनडे में सेंचुरी बनाते हुए 113 रन बनाए। फुटबॉल की बात करते हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 के तीसरे क्वार्टर फाइनल में पुर्तगाल और मराकश की टीमें आमने सामने होंगी। ये मैच अल्थमामा स्टेडियम में खेला जाएगा। मराकश की टीम पहली बार फुटबॉल वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल तक पहुंची है, जबकि पुर्तगाल की टीम 2006 के बाद कभी भी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच सकी है। कतर में जारी फीफा वर्ल्ड कप में आज रात गए फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। यह मैच अल्बेत स्टेडियम में खेला जाएगा। इंग्लिश टीम अच्छे फॉर्म में नजर आ रही है और टीम ने इसे प्री क्वार्टर फाइनल में सेनेगल के खिलाफ साबित भी किया था। दूसरी जानिब प्री क्वार्टर फाइनल में फ्रांस ने पोलैंड के खिलाफ जिस तरह का खेल दिखाया, उससे टीम का हौसला बुलंद हुआ है। पांच मरतबा फुटबॉल आलमी कप की चैंपियन ब्राजील कतर में जारी आलमी कप से बाहर हो गई है। ब्राजील को जुमे को हुए क्वार्टर फाइनल मैच में क्रोएशिया की टीम ने पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से शिकस्त दी। दोनों टीमें एक एक गोल से बराबर थीं। मुकर्रर वक्त और इजाफी वक्त में गोल उसके बाद नतीजतन पेनल्टी स्पॉट से आया, जहां क्रोएशिया ने जीत हासिल कर ली। इस मैच में ब्राजील की जानिब से स्टार खिलाड़ी नेमार ने गोल किया, ताहम वो टीम को जिताने में कामयाब ना हो सके। क्रोएशिया की टीम आखिरी बार फाइनल से कबल नॉकआउट हो गई। 2018 में भी पेनल्टी शूटआउट में ही 3 मैच जीते थे। अब सेमीफाइनल में क्रोएशिया का मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। दो बार फुटबॉल आलमी कप का टाइटल जीतने वाली अर्जेंटीना की टीम कतर में जारी फुटबॉल कप की सेमीफाइनल तक पहुंच गई है। जुमे को खेले गए मैच में टीम ने हॉलैंड की टीम को पेनल्टी शूटआउट पर 4-3 से शिकस्त दी। टीम अब क्रोएशिया का मुकाबला करेगी, जिसने सेमीफाइनल में ब्राजील को शिकस्त दी थी। मैच के 35वें मिनट में हेल मरीना ने अर्जेंटीना को 1-0 की सबकत दिलाई। उन्होंने लियोनेल मेसी के शानदार पास पर गोल किया। मेसी ने 73वें मिनट में पेनल्टी पर गोल किया। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि अर्जेंटीना की टीम आसानी से मैच जीत जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये मैच फैसला बाद में पेनल्टी शूटआउट से हुआ, जब हॉलैंड ने देर से गोल करके स्कोर लाइन 2-2 से बराबर कर दी। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर से।
वजीर आजम कल महाराष्ट्र और गोवा का करेंगे दौरा। वजीर आजम महाराष्ट्र में 75,000 करोड़ रुपए के मंसूबों का रखेंगे संग बुनियाद और करेंगे इफ्तिताह। वजीर आजम तकरीबन 2,870 करोड़ रुपए की लागत से तैयार करदा गोवा में मोपा बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे का भी करेंगे इफ्तिताह। वजीर आजम आयुष के 3 कौमी इदारों का भी करेंगे इफ्तिताह। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के 9 मुंतखब कानून साजों ने भूपेंद्र पटेल को मुंतखब किया कानून साज पार्टी का लीडर। भूपेंद्र पटेल को पार्टी के मुबस्सिरीन राजनाथ सिंह, येदियुरप्पा और अर्जुन मुंडा की मौजूदगी में मुंतखब किया गया लीडर। भूपेंद्र पटेल 12 दिसंबर को उठाएंगे वजीर आला के ओहदे का हलफ। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 9 मुंतखब कांग्रेस MLAs की मीटिंग का दूसरा दौर जारी। नए वजीर आला के नाम का किया जाएगा ऐलान। वजीर आला की दौड़ में कांग्रेस लीडर सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं सबसे आगे। इंसानी हुकूक के आलमी दिन के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा, मुल्क में इम्तियाजी सलूक को दूर करने के लिए हमने की हैं बहुत सी इस्लाहात। सदर जमहूरिया ने कौमी इंसानी हुकूक कमीशन के प्रोग्राम में की शिरकत। इस साल का थीम है वक़ार, आज़ादी और इंसाफ सबके लिए। बांग्लादेश के साथ तीसरे वनडे में टीम इंडिया की तारीखी कारकर्दगी। ईशान किशन ने वनडे में तेज तरीन डबल सेंचुरी बनाने का बनाया रिकॉर्ड। कोहली ने भी बनाई सेंचुरी। भारत ने दिया 410 रन का चैलेंज। पांच मरतबा की आलमी चैंपियन ब्राजील को क्वार्टर फाइनल में क्रोएशिया ने पेनल्टी शूटआउट में दी शिकस्त। ब्राजील टूर्नामेंट से बाहर। दूसरी तरफ 2 बार की आलमी चैंपियन अर्जेंटीना ने नेदरलैंड को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में बनाई जगह। क्रोएशिया और अर्जेंटीना की टीमें क्वार्टर फाइनल में होंगी आमने सामने। इसी के साथ ही हमें दीजिए इजाजत। आदाब। मैं ऋषिता भट्ट आप सबका रंगोली में स्वागत करती हूँ। सातों सुरों की सहेली रंगों की है।